बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का माशी मंजरनामा यह है कि बहुत से अशारिये मुस्बत समत में गामजन होते दिखाई दे रहे थे। गुज़श्ता हफ्ते हमने ये भी देखा कि स्टॉक एक्सचेंज इतनी तेज़ी से ऊपर गई कि 2445 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, पर कैप लगाना पड़ा। उसके बाद डॉलर की कीमत में कमी वाक़ हुई। डॉलर की कीमत में एक दिन 5 रुपये, दूसरे दिन 10 रुपये कमी वाक़ हुई। गैर मुल्की सरमायाकारों की इन्वेस्टमेंट का जो रुझान था वो पाकिस्तान में बढ़ने लगा, एतमाद कुछ बहाल होने लगा और सूरत हाल हमें यह देखने को मिली कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ अब गामजन होना शुरू हो जाएगा। उसके पीछे वजूहात क्या थी? IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल हुआ और एग्जेक्टिव बोर्ड ने मंजूरी देनी थी एक उस मुआहिदे की जिसमें $1.1 बिलियन की किस्त पहली पाकिस्तान को मौसूल होनी है। अब इसी खबर के ऊपर पाकिस्तान के मौशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन होते दिखाई देने लगे। बयानात भी ऐसे ही थे, लेकिन आज के दिन डॉलर को रिवर्स गियर लगा है। आज के दिन उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। अगर आज के दिन देखा जाए तो अफराते ज़र की जो शरह है वो किस हद तक है, आज के दिन अगर देखा जाए तो मुल्क में बेहतरी के इम्कानात किस हद तक रोशन हो सकते हैं, एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी के बाद पाकिस्तान में बेहतरी किस हद तक आ सकती है, कितने अरसे के लिए रह सकती है, जितने अरसे के लिए रहेगी उस अरसे में ये जो मुनाफाखोर हैं या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इन पे लगाम कैसे डाली जा सकती है, गर्दशी कर्जों में किस तरीके से कमी वाक़ई की जा सकती है, उसके लिए प्लान क्या तरतीब देना होगा, ये वो चंद सवाल आते हैं जिसके जवाब जानेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मलिक बोस्तान साहब और डॉक्टर अली हसनैन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब और डॉक्टर साहब आपका। राना साहब, अगर देखा जाए सिर्फ एक खबर के ऊपर, एक इत्तला के ऊपर डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई हो सकती है, सरमायाकारों की सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है, एतमाद बहाल हो सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ खबरों के ऊपर मईशत बेहतर हो सकती है या उसके लिए अमली इक़दामात देर पा करना ज़रूरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF का ये जो SPA एग्रीमेंट हुआ है 9 माह का, ये अंदिया दे रहा है कि आपका जो एक्सटर्नल साइड के ऊपर जो चैलेंजेस हैं, जो लो रिजर्व्स के हैं और जो एक डिले था IMF के मुआहदे के अंदर, और IMF वो चाबी है कि जिसके ज़रिए आपको जो है वो आपके बायलैटरल्स आपको जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, मल्टीलैटरल्स देंगे, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, और यानी कि ये वो रास्ता है कि आप अपनी एक्सटर्नल जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उनको कवर कर पाएंगे या करंट अकाउंट को कवर पाएंगे। तो ये इस चीज़ का इंदिया है। तो ये एक पॉजिटिव खबर इस लिहाज से है कि जो लिक्विडिटी क्राइसिस में, जिसमें डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस में पाकिस्तान जिसमें फंसा हुआ था, उससे अब बाहर निकलने की तरफ हम जा रहे हैं। और देखें, मार्केट सेंटिमेंट बहुत एक वेट रखता है इकोनॉमी के अंदर। अगर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाए, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा हुजम जो मईशत का है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, और वो अगर पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो जाए तो उसके असरात आप देखते हैं। आपने देखा कि स्टॉक मार्केट का, जिसका आपने भी जिक्र किया, डॉलर की कीमत जो है वो इम्प्रूव हो गई। आगे इंशाल्लाह ताला इस जब ये ट्रांच आ जाती है IMF की, तो हमें और इन्फ्लोज की उम्मीद है। वो इन्फ्लोज जब आते हैं तो और मार्केट के अंदर इत्मीनान जो है वो बहाल होगा और एक अच्छा सेंटिमेंट आएगा। तो इससे फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ता है। देखें, हमने सिमत तय कर दी। सिमत आगे आने वाले टाइम के लिए, आगे आने वाली जो केयर टेकर हुकूमत है उसके लिए एक रास्ता तयन कर दिया हमने। उसके बाद आने वाली हुकूमत का रास्ता अगले 9 महीने का रोड मैप आ गया। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो एक ख़तरा था एक्सटर्नल साइड पे कि रिजर्व्स आपके 4 अरब पे हैं, वो 3 अरब पे चले जाएंगे, खुदा ना खास्ता वो 2 अरब पे चले जाएंगे, वो ख़तरा टल गया। और अगर ऐसा होता तो देखें, आपका रुपया और डीवैल्यू हो जाता, उससे एक नया सैलाब आता महंगाई का। एक जो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिफ़ॉल्ट के जो लोग बातें करते थे वो हकीकत बन सकता था। तो ये सब कुछ टल जाना एक अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल, हमें बहुत कुछ और करना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आनी है, वो सब कुछ है, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव खबर है। मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है, लोगों का इत्मीनान बहाल हुआ है, डिफ़ॉल्ट की बातचीत ख़त्म हो गई है। डॉक्टर फारूक साहब, आप क्या समझते हैं सर? डॉलर पाकिस्तान में आया नहीं, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ नहीं। IMF की डिमांड के मुताबिक डॉलर की रेट का तयन मार्केट वैल्यू के मुताबिक होना था। मार्केट के अंदर डॉलर कहाँ से आया कि उसकी कीमत में 15 रुपए कमी वाक़ई हो गई?
देखिए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक एक मुआहदे का स्टाफ लेवल के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है कि $3 अरब अगले 9 महीने में हमें मिलेंगे, अगर वो मुआहदा जो है वो मंजूरी हो जाए एग्जीक्यूटिव बोर्ड से। जो बुनियादी तब्दीली हम कहते हैं फंडामेंटल चेंज, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। देखिए, हकीकत ये है कि डिफॉल्ट का खतरा जो है वो टल गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और ये इन इटसेल्फ एक बड़ी खबर जरूर बनती है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो 23वां प्रोग्राम हमने वजारत खजाना ने IMF के साथ साइन किया था, वो हम पूरा नहीं कर सके। जो 9th रिव्यू था, उसका रिव्यू में हम फेल हो गए, उसमें कामयाबी नहीं हुई। हकीकत ये है कि $3 अरब का एक इजाफी कर्जा मिला है, कोई बर्फी या लड्डू का डब्बा नहीं मिला कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू करते। ये हकाइक हैं। कोई बुनियादी हकीकत जो है वो पाकिस्तान की मईशत के अंदर, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। एक $3 अरब के इजाफी कर्जे से इतनी चीजें जान लेना कि शायद मईशत सीधी सिमत पे चल गई है। देखिए, 77 साल की IMF की तारीख इस चीज की गवाह है कि IMF के प्रोग्राम की बुनियाद के ऊपर आज तक किसी मईशत ने, किसी मुल्क की किसी मईशत ने तरक्की या अपनी सिद्ध दुरुस्त नहीं की। ये IMF का मैंडेट नहीं होता। IMF के मैंडेट में, IMF के चार्टर में ये नहीं लिखा कि उन्होंने मुल्कों की मईशत को तंदुरुस्त और तवाना करना है। ये जिम्मेदारी जो है ये हमारी अपनी सियासी क़यादत की बनती है, और जहाँ तक हमारी अपनी सियासी क़यादत का ताल्लुक है, अभी तक कोई माशी हिकमत अमली, कोई माशी रोड मैप, कोई माशी नक्शा जो है कि हमने माशी सिमत को दुरुस्त किस तरह करना है। अच्छा, फरूक साहब एक चीज वाजे कीजिएगा, ये जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की बजाय स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या इसमें एतमाद का फकदान होता है, या ये इसे डंग टपाऊ पॉलिसी उर्फ़े आम में कहा जा सकता है, या फिर कोई और टर्म है जो बहुत ज़रूरी है और जिससे सूरत हाल तब्दील हो सकती है? देखिए, IMF का जो चार्टर है, जो मैंडेट है, जो लिखा हुआ है, वो ये है कि उसके जो 180 के करीब जो मेंबर ममालिक हैं, उनके पास जब डॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे, डॉलर्स का एक संगीन शदीद किस्म का फुकदान हो जाए, तो फिर IMF को हम कहते हैं एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी कि वो आखिरी हरबा है जो उस मुल्क को, उस अपने मेंबर मुल्क को मदद करेगा लिक्विडिटी का, जैसे अभी जिक्र किया राना साहब ने, उसको ख़त्म करने का। ये तवक्को लगा रखना कि IMF के प्रोग्राम में मुल्कों की जो मईशत है वो सीधी सिमत में निकल जाती है, जो गलतियां हैं, जो गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जिनके नतीजे में डॉलर ख़त्म होता है, वो दुरुस्त हो जाती हैं। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंसदान है, वो ये कहा करता था कि पागलपन की निशानी ये है कि आप एक ही तजुर्बे को दोहराते जाएं और तवक्को इस चीज़ की रखें कि नतीजा फ़र्क निकलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 23 प्रोग्राम 1950 और आज के दरमियान पाकिस्तान ने IMF के साथ किए हैं, और उनका नतीजा हम सबके सामने जाहिर है। सही। उनके नतीजे में हमारी मईशत कोई सीधी सिमत पे नहीं निकली। अब हम इस तवक्को में बैठ जाएं कि एक 24वां एग्रीमेंट, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया और हमारे मुल्क की मईशत जो है वो सीधी सिमत में निकल जाएगी, तो ये आइंस्टाइन ये कहेगा कि ये पागलपन की निशानी। ठीक। एहसान साहब, अगर देखा जाए 23 बार IMF के पास गए, कोई भी कामयाबी हमें हासिल ना हो सकी, मईशत को बेहतर करने के हवाले से प्लान में तब्दीली ना हो सकी, क्या वजूहात हैं? अगर बहुत से लोगों की राय ली जाए, वो ये कहते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि IMF के चुंगल से हम बाहर निकलें, हमारी मईशत को डामाडोल रखना चाहता है। ये समझ से बालातर बात है कि हमारे सियासतदान क्यों नहीं चाहते कि हम प्लान बी के ऊपर अमल करें? अगर आपके पास प्लान बी मौजूद है तो उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? बार बार IMF के पास क्यों जाया जाता? देखिए, असल मसला पाकिस्तान का तो जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो है कि जो आपने देखा, जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 2.5 गुना से भी ज़्यादा था, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का फ़र्क।
इस फ़र्क को हमने कम करना है। वो बढ़ भी गया क्योंकि कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा था और आपकी जो डॉलर रिजर्व्स थे जिस लेवल पे थे वो एक्सपोज हो गए और कोई बफर नहीं था हमारे पास, लो रिजर्व लेवल्स थे जो और गिर गए। तो देखें हमें जो है वो फिर हमारे जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं वो एक हाई लेवल पे आते रहे हैं और हम जो है वो अगर आप पिछला हिस्ट्री निकाल लें तो ये दोनों चीज़ों को हमने जो है वो दुरुस्त करना है। ये इसका लॉन्ग टर्म में तो यही सोल्यूशन है कि आपके पास ये जो विंडो मिली है आईएमएफ की, जिस तरह ये 9 महीने की है और इसके बाद अगर आप एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की आईएमएफ का जो है वो मीडियम टर्म मुआहदा आप कर लेते हैं तो वो आपके पास विंडो होगी कि उसके अंदर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, आप इस इम्बैलेंस को दुरुस्त करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जरिए करें, आप एक्सपोर्ट को एनहांस करके करें, आप अपने अखराजात को, अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करें, आप रिफॉर्म्स अपनी एक्सपेंस साइड पे लेके आएं, आप रिफॉर्म्स अपनी इनकम साइड पे लेके आएं और इन सारी चीज़ों को करें। अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर आप इस चुंगल से निकल आएंगे। देखें ये कोई अमेरिका ने आपको इस चुंगल में नहीं फंसाया, आप आईएमएफ के पास खुद जाते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए और आईएमएफ जिस तरह फरूख सलीम साहब ने बताया ये तो फाइनेंशियल असिस्टेंस है कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए या आपको वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के दौरान जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है तो वो आपको सपोर्ट दे देते हैं। और दुनिया के अंदर एक ये आपके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि आप आईएमएफ के मुआहदे में हैं तो आपका जो क्वार्टरली आपने जो मुआहदा इनसे तय किया है कि आपने कोई फिस्कल डिसिप्लिन के तहत या एक्सटर्नल साइड के ऊपर आपने जो टारगेट्स अचीव करने हैं वो आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फिस्कल डिसिप्लिन भी अप्लाई कर रहे हैं और आप एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब है। तो मैं समझता हूं कि ये बदकिस्मती है। हमारी जो पिछला टेन्योर था उसमें हमने मुआहदा मुकम्मल किया और वो वाहिद मुआहदा था आईएमएफ का जो कि मुकम्मल हुआ। इसका मतलब है कि हमने रिस्पॉन्सिबली जो है हुकूमत ने बड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया और हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट भी था वो कंपेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट्स और जो ये हालिया पीटीआई की हुकूमत थी उसमें कम तरीन था। तो हमने फिस्कल डिसिप्लिन भी दिखाया, हमने अच्छी ग्रोथ आपके टैक्स कलेक्शन में भी दिखाई, फिर हमने जो है क्योंकि सीपैक था तो एक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है लेकिन हमने आईएमएफ का मुआहदा मुकम्मल किया। तो अगर ये पहले ही जो हुकूमतें थी जिसमें हमारी हुकूमत भी शामिल होगी वो आईएमएफ की का जो भी उन्होंने हेल्प ली, सपोर्ट ली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं की, उन मुआहदों को मुकम्मल नहीं कर सके। तो ये अब जरूरी है। देखिए अब जो हमने सबक सीखा है वो ये है कि अगली आने वाली जो हुकूमत होगी, जिसकी भी होगी, हमारी होगी, पीडीएम से किसी कोalition की होगी या कोई और जमात की होगी, उसको पहले साल एक तो ईएफएफ के अंदर जो जाना चाहिए और उसके साथ ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अनाउंस करनी चाहिए हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो आपकी सब्सिडीज हो, चाहे वो आपकी पेंशन हो, चाहे आपकी ये जो आपने हो गए सूबों के अंदर उनकी डुप्लिसिटी को खत्म करना हो। ये भी सवाल पूछूंगा कि अगली हुकूमत है किसकी, इसके बारे में मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मलिक बोस्तान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक बोस्तान, शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक बोस्तान साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा, हम बातचीत कर रहे थे कि डॉलर तो पाकिस्तान में अभी आया नहीं, अभी तो स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय हुआ है, तो ये 15 रुपए की गिरावट जो डॉलर की कीमत में हुई है, जो आईएमएफ के मुताबिक मार्केट वैल्यू के मुताबिक होगी, मार्केट उसका तायुन करेगी, तो मार्केट ने यह कैसे तायुन कर लिया कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो चुका है और 15 रुपए डॉलर जो है वो कम हो गए? मैं समझता हूँ सट्टेबाज हमसे ज़्यादा वर्किंग करते हैं, उनके तो काम ये सट्टा लगा के फ़ायदा उठाना, और फ़ायदा ना उठाएं तो फिर सट्टेबाज उनको क्यों कहे। उन्हें पता था, उन्होंने उम्मीदों पे पानी फिर गया है। उन्होंने पहले अपना एस्टिमेट लगाया था कि शायद आईएमएफ का मुआहदा नहीं होगा, यही फजा बनाई गई थी और डिफॉल्ट की ढंढोरा पीटा जा रहा था। जब ये अल्लाह ने सारे नबी पाक के सदक़े में आज के इस वर्क के महीने में ये तय हो गया, तो अब वो बड़े समझदार हैं। उन्होंने बोला कि अब तो ये इसने वापस जाने ही जाने, जिस चीज़ पे ये इतना आई गया है तो प्रॉफिट टेकिंग तो उन्होंने करनी है। तो उन्होंने बड़े पैमाने में सेलिंग शुरू की और इतनी सेलिंग आई कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए। 2 दिन में हमने कल भी $20 मिलियन इंटरबैंक में सरेंडर किए, कभी 1-2 मिलियन से डॉलर ज़्यादा आ ही नहीं रहे थे। तो ये उन लोगों के पास बेहिसाब डॉलर पड़ा है और सोना उन्होंने ख़रीदा है इस उम्मीद पे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो हम फ़ायदा उठाएंगे। मैं समझता हूँ इसमें
इसाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब यकीनन मुबारकबाद के मुझसे कि ये समझते हो आखिरी 30 तारीख थी और आखिरी ओवर में उन्होंने छक्का लगा के इनके छक्के छुड़ा दिए सट्टेबाजों के, और उनका जो ख्वाब था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो डॉलर से 400-500 हो गए, तो ख्वाब उनके चकनाचूर हो गए। तो अल्लाह का करम हुआ है, वही लोग बेच रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन पब्लिक भी आज बेच रही है और लोग जो भी बेचेंगे फ़ायदे में रहेंगे। मैंने जैसे 315 का था और मैंने उस वक्त भी कहा था कि डॉलर का रेट गिरेगा, आप लोग ना खरीदें, बेचें, पाकिस्तानी रुपये में सरमायाकारी करें, पर आपको इसमें फ़ायदा है, डॉलर में रखने में कोई फ़ायदा नहीं। मुल्क की अगर हम खुद नहीं अपनी करेंसी की कदर करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा। रीजन में देखें, ब्लूमबर्ग ने अपने 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट दी है, पाकिस्तानी रुपये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, इसकी वैल्यू उन्होंने 240 रुपये करार दी गई है। रीजन में देखें, इंडिया 82 है, बांग्लादेश 95 है, अफगानिस्तान 86 है। हमने कौन सा गुनाह किया? हमारा गुनाह यही है कि हम अपने रुपये में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पैसे घरों में छुपा के, सोना घरों में छुपा के रखा हुआ है, और इसके मुल्क को भी नुकसान करें और अपना भी नुकसान करें। अगर देखा जाए इस साल के आखिर में हमने बैरूनी अदायगियाँ करनी है, अगर हमें IMF से वो पैसे मिल भी जाते हैं, चाइना, सऊदी अरब, ये जितने बैंक्स के नाम लिए राना एहसान साहब ने, एशियन तरक्याती बैंक या इस्लामी तरक्याती बैंक या दीगर बैंक्स जो हैं, वहाँ से सारे पैसे आ जाते हैं। जब अदायगियाँ करनी है, डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई होगी, वो जब अदायगियाँ करेंगे, आप अपनी इंपोर्ट खोल देंगे, डॉलर फिर से बाहर जाएगा, तो तब कीमत ऊपर जाएगी। क्या आपको तब सट्टेबाज मुतहर्रिक होते दिखाई नहीं देंगे? देखो, मैं समझता हूँ इसमें सट्टेबाजों का तो एक वक्त होता है, उससे वो फायदा उठाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर वेट करते हैं डॉलर का रेट जब नीचे आएगा फिर बाइंग करेंगे। ये मार्केट की प्रैक्टिस है, मार्केट फोर्सेस है, उसका मुकाबला करना पड़ता है। अभी हमने ये देखना है कि आपके पाकिस्तानी रुपया गिराना कोई बड़ी बात नहीं, उसको सस्टेन करना, उसको बरकरार रखना सबसे मुश्किल काम होता है। तो अभी ये जो टारगेट है ये, क्योंकि जब रुपया बढ़ रहे होते हैं तो कोई नहीं कहता कि क्यों बढ़ रहा है भाई, इतना क्यों बढ़ रहा है, कोई सवाल नहीं करता, लेकिन जब गिर रहे होते हैं तो हर कोई सवाल कर रहे होते हैं। लेकिन भाई डिमांड और सप्लाई में ये होता है, मार्केट बढ़ती भी है, कम भी होती है। तो आप दूसरी करेंसियाँ अगर हमें पैरामीटर देखें, पाउंड और यूरो बड़ी स्ट्रांग करेंसी है, 10% वो गिरती है, 10% बढ़ती भी है। तो ये मार्केट के जो सेंटीमेंट होते हैं, मार्केट का जो इस वक्त सबको पता है कि पाकिस्तानी रुपया बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो गया, इसने किसी वक्त भी रिकवरी करनी है तो रिकवरी करे। बाकी जहाँ तक तलक है, हुकूमत ने बड़ी अच्छी 2-3 पॉलिसियाँ दी हैं जो आप हर आदमी उसको सराह भी रहा है, मान भी रहा है। पहली पॉलिसी तो उन्होंने ये दी है कि 112 अरब डॉलर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान से आएंगे और ये सारे के सारे पाकिस्तान की इकानमी में इंजेक्ट होंगे और उसमें पैसा जो है वो मिडिल ईस्ट का टेक्नोलॉजी। फारूक सलीम साहब, मलिक बोस्तान साहब की बात को सेकंड करते हैं आप। देखिए, रुपया जो गिरता है डॉलर के सामने, उसकी जिम्मेदार जो है वो हुकूमत पाकिस्तान। उसका ब्लेम डाल देना कि सट्टाबाज ये कर रहे हैं, अफगानिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, जरूर हो रही होगी, सट्टाबाज भी जरूर काम कर रहे होंगे, लेकिन जो बुनियादी फोर्सेस हैं वो आपके रुपए छापने से ताल्लुक रखती हैं। आप अंदाजा कीजिए कि आज से 4 साल पहले पाकिस्तान के अंदर कोई 4 ट्रिलियन रुपीस थे जो गर्दिश कर रहे थे, जिनको आप कहते हैं नोट्स इन सर्कुलेशन। पिछले 4 से 5 सालों में 2 हुकूमतें आई हैं, उन्होंने दबा के रुपए छापे। आज कोई 10 ट्रिलियन रुपीस की नोट्स इन सर्कुलेशन है। ये वाहिद वजह है कि आप इतने ज्यादा रुपए छाप रहे हैं क्योंकि आपका इतना बड़ा बजट का खसारा है। जब आप इतने ज्यादा रुपए छापेंगे तो नेचुरली आपके रुपए की वैल्यू गिरेगी। तो ये तो एक बुनियादी इकोनॉमिक्स है, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। जो स्मगलिंग होती है वो तो जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से स्मगलिंग होती है, और स्मगलिंग 2 वे होती है। जब पाकिस्तान में डॉलर का रेट ज्यादा हो जाता है तो अफगानिस्तान से डॉलर पाकिस्तान आने लगता है, जब अफगानिस्तान में डॉलर का रेट ज्यादा होता है तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने लगता है। ये तो नेचुरल प्रोसेसेस है। मसला ये नहीं है, मसला जो है वो जो सट्टाबाज है वो नहीं है। मसला ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा रुपए छाप रहे हैं और उसके नतीजे में महंगाई आती है, उसके नतीजे में हमारी करेंसी गिरती है। राना एहसान साहब, बात एक तरफ सट्टेबाजी की हो रही है, दूसरी तरफ हुकूमती इक़दामात की हो रही है। ये हैरत अंगेज़ बात होती है कि कोई भी हुकूमती रहनुमा जो है वो खड़ा होकर ये बात करे कि पाकिस्तान के अंदर ये माफिया मौजूद है, खड़ा होकर ये बात करे कि सिस्टम के अंदर ये लोग मौजूद हैं जो माहदे की तकमील नहीं होने देते। कोई उठ के ये बात करे कि पार्लियामेंट के फ्लोर में लोग बैठे हुए हैं जो टैक्स चोरी करते हैं। तो ये बात अगर रियासत करेगी, हुकूमत करेगी, तो इक़दामात कौन उठाएगा?
देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स जो हैं वो टैक्स नेट के अंदर नहीं मौजूद, उनको लाने की कोशिश की गई है। इस साल भी, इस बजट में भी रिटेल सेक्टर की जो फाइलिंग है उसको कंपलसरी बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो सारे कम से कम फाइलर्स बने, अपने बिजली के बिल के ऊपर जो वो टैक्स देते हैं उसके ऊपर दें। ये हकीकत है, टैक्स कल्चर इस तरीके से मैच्योर पाकिस्तान में नहीं हुआ, टैक्स एवेजन भी बहुत ज़्यादा है। एक ब्लैक इकॉनमी आपके मुल्क में एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है कि ये इसको कैसे आपने जो है फॉर्मल इकॉनमी में शिफ्ट करना है, और यही वो रिफॉर्म्स हैं जो अगली हुकूमत के पहले। देखिए, रिफॉर्म्स कभी भी एक आखिरी साल में नहीं होती। रिफॉर्म्स किसी भी हुकूमत के पहले 1 साल या 1.5 साल के अंदर रिफॉर्म्स लॉन्च की जाती हैं, और फिर उनके नताइज भी, ताकि हुकूमत का जब एंड आ रहा हो तो टेन्योर के एंड में वो उसके नताइज जो हैं वो उसका फल हासिल कर सके। तो ये जो हमारा जो आपने देखा कि जो 2013 की 18 की हुकूमत थी उसमें 20% टैक्स ग्रोथ की गई, हर साल की गई कंसेक्यूटिवली, डबल 100% इंक्रीज हो गई टैक्स के आपकी कलेक्शन, और आपके फिस्कल डेफिसिट्स भी जो थे वो लो लेवल के ऊपर थे। तो ये अगर हमें मौका मिला तो हमारा एजेंडा तैयार है, हमने रेवेन्यू साइड के ऊपर भी रिफॉर्म्स लेके आनी है और एक्सपेंस साइड के ऊपर भी रिफॉर्म्स लेके आनी है। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को भी जो है हमने प्राइवेटाइज करना है, और उधर भी रिफॉर्म्स लानी है, पावर सेक्टर्स में भी लानी है। ये चीज़ें एक जब अगली हुकूमत के अंदर जो 5 साल का मैंडेट होगा उसके अंदर पहला साल रिफॉर्म्स का है, और मैं समझता हूँ रिफॉर्म्स ना सिर्फ आपको वफाक में चाहिए, आपको सूबाई हुकूमतों में भी चाहिए। तो ये चीज़ें जो ये बातें हैं कि यहाँ बिल्कुल ब्लैक इकॉनमी, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उसका एक बड़ा साइज़ है। जो स्पेक्यूलेटर्स हैं वो एक बड़ी पावर अपने हाथ में रखते हैं इस वजह से कि हुजम उस इकॉनमी का बड़ा है, और इन चीज़ों को हमने डॉक्यूमेंट करना है, इसमें कोई शक नहीं है। मलिक बोस्तान साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर अफराते ज़र की शरह जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर थी, लेकिन पिछले दिनों जब ये सूरत हाल डेवलप हो रही थी, खबर आई और उसके बाद डॉलर की कीमत में कमी वाक़ हुई, तो हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 29% तक महंगाई आ चुकी है, महंगाई में कमी वाक़ हुई है। आप इसको सिर्फ एक खबर से मंसूब करेंगे या डॉलर पाकिस्तान में आने से मंसूब करेंगे कि आ जाएंगे तो महंगाई में कमी वाक़ हो जाएगी, या फिर महंगाई की वजह कुछ और है, डॉलर सा मामला उसके साथ नहीं है? देखो, डॉक्टर सलीम साहब ने जो कहा है नोट छापने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये उसमें कोई बिल्कुल सही कहा है। और मैं आपको मिसाल दूं अफगानिस्तान की, जहाँ पे इकोनॉमिक सेक्शन है, उनका रुपया और डॉलर के मुकाबले 86 रुपीज़ है, और उन्होंने यही फार्मूला अपनाया, वो नोट ही नहीं छापते। उस वक्त तक नोट नहीं छापते जब तक वो कहते हैं डॉलर आ नहीं जाते, बाकी वो बार्टर ट्रेड कर रहे हैं। और उन्होंने 2 अरब डॉलर भी इकट्ठे कर सिर्फ टूल टैक्स रादारी में जो लोग उधर इन होते हैं। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उन्होंने, यानी कि उनकी देखें, वो कहते हैं हमारी अगर इंपोर्ट महंगी होगी तो हम इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और हमें इससे बेहतर है कि हम नोट ही ना छापे, ना नोट छापेंगे ना महंगाई बढ़ेगी। तो यही तरीका होता है इन्फ्लेशन से बचने का। जितने आप नोट छापेंगे इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे तो फिर ज़्यादा चीज़ें महंगी होगी। लेकिन यहाँ तक डॉलर का सवाल है, डॉलर जो है क्योंकि मुसलसल बढ़ते ही रहा है पिछले, आप देखें, आप अगर देखें 2008 में 60 रुपये था और बढ़ते बढ़ते 320 तक गया है और कभी कम नहीं हुआ। अगर होता था वक्ती तौर कम होता था फिर बढ़ जाता था। तो अभी जो है मैंने हुकूमत को यही तजवीज़ दी है कि हमें अब कुछ सप्लाई को बढ़ाना है, और उसके लिए हुकूमत ने 3-4 जो इकदाम किए हैं, पॉलिसियाँ जो इंट्रोड्यूस कराई हैं, अगर इस पर अमल हो जाते हैं तो पाकिस्तान की इंशाल्लाह डॉलरों की बरसात होगी। पहली मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने पहली ब्रीफिंग दी है, 112 अरब डॉलर का जो माशी पैकेज है, इकनॉमिक काउंसिल बन चुकी है, उसका आज इजलास भी था, और नेक्स्ट वीक मिडिल ईस्ट से लोगों ने आने और उसको इम्प्लीमेंट कराने में हुकूमत चाहती कि हमारे टेनोर में हो जाए। और दूसरा जो बार्नेट में रोज जो ऑयल की स्मगलिंग होती है ईरान से, हर महीने 1 अरब डॉलर का सामान पाकिस्तान में स्मगलिंग होता है। हर शहर में आपको पता है डिपो बने हुए हैं, लोग उधर से स्मगलिंग का सस्ता डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं। उसके अगर लीगलाइज कर दिए थे और पाकिस्तानी रुपये में उसकी जैसे हुकूमत ने पेमेंट होगी तो ये बहुत बड़ा इकदाम है। 1 अरब डॉलर से 1.5 अरब डॉलर हमारा इंटर बैंक से जो है बगैर एलसी की आएगा, डिमांड कम हो जाएगी। इस तरह हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस कराया। 50,000 डॉलर जो भी पाकिस्तानी भेजेगा उसको ग्रेटेस्ट ब्लू पासपोर्ट और उसके लिए 2% ड्यूटी प्रॉपर्टी में जो अगर कोई खरीदते हैं तो वेव ऑफ मिलेगा।
उस तरह स्पेशल उनको डायमंड कार्ड होल्डर को स्पेशल VIP ट्रीटमेंट की जाएगी। तो मैं समझता हूँ 2 लाख भी इस साल अगर हुकूमत इशू कर लेती है 10 अरब डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं। इस तरह बार्टर ट्रेड में हम बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो बहुत सी चीजें अभी आप इसी पे राय फारूक सलीम साहब की ले लेते हैं। फारूक सलीम साहब, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर डॉलर से ही लिंक कर सकते हैं महंगाई को, जिस तरह जवाब हुकूमत पेश कर रही है कि डॉलर आ रहे हैं महंगाई में कमी वाक़ई हो जाएगी, तो फिर वो जवाब किधर जाता है जो बैनुल अक़वामी कसाद बाजारी का अपनाया जाता था? अगर डॉलर के आने से महंगाई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर रुपए की कदर में इजाफे से महंगाई का जो तनासुब है वो किस तरीके से बहाल होगा? देखिए, डॉलर के अंदर जो बुनियादी ताकत प्ले करती है वो हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं। बाकी सारे ड्रामे हैं, बाकी सारे बहाने हैं। डायमंड कार्ड बहाना है, डायमंड कार्ड ड्रामा है। जब तक हमारी इंपोर्ट्स जो है वो 70 अरब डॉलर की रहेंगी और एक्सपोर्ट्स जो है वो 30 अरब डॉलर से नहीं बढ़ेंगी, उस वक्त तक रुपया गिरता ही जाएगा। चाहे आप जितने मर्जी डायमंड कार्ड जो है वो इशू कर लें, चाहे आप जितने मर्जी बॉर्डर को सील कर दें और स्मगलिंग बंद करने की कोशिश कर लें, ये 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, इसमें हमने तब्दीली लेके आनी। जब तक इसमें तब्दीली नहीं आएगी बाकी चीज़ें जो है वो सब ऐसी चलती रहेंगी। दूसरी बड़ी तब्दीली, जब तक हर जून के महीने में हमारा वजीर ख़जाना नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर हमें ये बताएगा कि इस साल हमारी आमदन जो है वो 9,000 अरब की है और हमारे अखराजात जो हैं वो 14,000 अरब के हैं, और फिर जो खसारा है बजट का उसको हमने पुर करना है और फिर हमने नोट छापने हैं, और जिस रफ्तार से पिछले 4 या 5 सालों में नोट छपे हैं, जब तक ये मामला चलता रहेगा आप कुछ भी कह लें, जितने मर्जी ड्रामे कर लें, उससे रुपए की वैल्यू वो जो है वो मजबूत होने वाली नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ चल रहा है कोई 30% इन्फ्लेशन, इंडिया में सिंगल डिजिट पे है, बांग्लादेश में सिंगल डिजिट पे है, अफगानिस्तान में सिंगल डिजिट पे है। तो ये सोचने की बात है कि हमारे यहाँ 30% क्यों है और हमारे हमसाया ममालिक में सिर्फ सिंगल डिजिट पे क्यों है। और जो वाहिद आपको वजह नजर आएगी, जो सबसे बड़ी वजह है, वो हुकूमत के नोट छापने की है और वो हुकूमत के बजट के खसारे की वजह है। दिस इज प्योर इकोनॉमिक। ये 1+1=2 का सवाल है। इसमें डायमंड कार्ड और इसमें स्मगलर्स और इसमें सट्टाबाज वो जरूर रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो उनका कोई मेजर रोल नहीं है और वो अपना रोल इसमें 70 सालों से प्ले कर रहे हैं। यानी सट्टेबाजी और स्मगलिंग जो है वो बहुत छोटा सा आंसर है। मजबूरी तौर के ऊपर इकदाम जो हैं, हुकूमती अखराजात जो हैं, बजट खसारा जो है, नोट ज़्यादा छापना जो है, ये बुनियादी तौर पे अफरात ज़र की वजूहत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी मुआशी मंजरनामे में बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अगर देखा जाए खित्ते की सूरत हाल को और बैनुल अक़वामी कसाद बाजारी को, तो पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात किस हद तक पड़ते हैं और पाकिस्तान इस वक्त जिस मौशी जंजाल का सामना कर रहा है उसमें से वे आउट जो निकाला गया वो किस हद तक मौसर है, किस हद तक देर पा है, या किस हद तक हम सिर्फ वक्त गुजारी के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मौशी इस्लाहात के लिए दहाइयों बातें होती रही हैं, लेकिन अमली इक़दाम जो देखने को मिलते रहे, क्या वो अमली इक़दाम जो थे वो सही तनाजुर में किए गए, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जो है उसके अंदर मुख्तलिफ उमूर की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा, या फिर वो सही तनाजुर में ही नहीं किए गए और अमली शक्ल तो उसकी फिर क्या देखने को मिलती है। इसी पे बात करते हैं। राना एहसान साहब की तरफ बढ़ूंगा। राना साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो तनासुब गैप है वो बढ़ता गया। अब अगर इंपोर्ट को खोल दिया जाएगा, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट का जो माल है जो बैरून मुमालिक जाना है वो जिस सेक्टर से जाता है, अगर टेक्सटाइल सेक्टर को ले लिया जाए तो वो तो सर बंद पड़ा है और वो मजीद बंद होता जा रहा है। यहां से तमाम फैक्ट्रीज शिफ्ट होती जा रही हैं। उसकी बुनियादी वजह, उन लोगों को रोकने के लिए क्या कोई इकदाम देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये दुरुस्त नहीं है। एक्सपोर्ट्स में 15% डिप आया है, 15 से 18% इस साल के अंदर, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया में रिसेशन है। अब ऑर्डर्स आ रहे हैं और एक्सपोर्टर्स जो हैं
वो मुतमईन हैं कि आगे जो आने वाले महीने हैं उनके अंदर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ेंगी। देखें, दूसरा ये कि एक सुपर कमोडिटी साइकिल जो रूस रशिया की जंग थी उसकी वजह से आया। आपने देखा कि जो कोयला है वो $400 पे चला गया। आपने देखा LNG जो है वो $40 के ऊपर जो है वो चले गई। पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं $128 के ऊपर टच कर गई। वो सारा कमोडिटी सुपर साइकिल टूट गया है। उससे भी हमारा जो इंपोर्ट का जो हुजम है उसमें कमी आएगी। तो आगे आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, वो जो कमोडिटी सुपर साइकिल था उसकी वजह से आपका जो गैप ट्रेड इम्बैलेंस का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसमें कमी आएगी। ये हमारे पास एक छोटी सी विंडो है कि जहां हम ये कोशिश करें कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े। हमने इस बजट में IT की पॉलिसी हम लेके आए, इस बुनियाद पे लेके आए कि IT से हमारी जो सर्विसेज राणा साहब, आपका जवाब ठीक है, आपका जवाब ठीक है, लेकिन फूड की जो इंपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो। ये हुकूमत, मैं राणा साहब, हुकूमती अगर मौकिफ देखा जाए तो आप जवाब ठीक पेश कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी कसाद बाजारी थी जिसका इंपैक्ट जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ा। लेकिन अगर एक्सपोर्टर्स को देखा जाए तो वो ये जवाब पेश करते हैं कि जब कोरोना के दिन थे तब भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी इंडस्ट्री बंद थी, हम काम कर रहे थे, उस वक्त हुकूमत सहूलत दे रही थी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। अब तवानाई के सेक्टर में जो आपने पैसे बढ़ाए हैं, वो बिजली के फी यूनिट कीमत में हो, गैस कीमत में हो, वो कहते हैं कि इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है तो एक्सपोर्ट की मार्केट में हम किस तरीके से शेयर को सेल कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने हजम को कम करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें इन डेप्थ जाना होगा। आपका जो ये कोरोना के वक्त ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि बाकी ममालिक बंद होने की वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। वो नेचुरल नहीं था, वो एक टेम्परेरी फिनोमेना था कि जब बाकी मुल्क खुले तो उन्होंने अपनी अपनी एक्सपोर्ट्स के जो ऑर्डर हैं वो वापस ले लिए और आपके पास वही इंटरनेशनल जो कंपटीशन था आपको उसमें आना पड़ा। आजकल रिसेशन एक बड़ी वजह है आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर, बजाय कि कोई इंटरनल जो है वो वजूहात हैं। आपका जो रुपया डिप्रीशिएट हुआ उसमें जो प्राइस इंक्रीज आई यूटिलिटीज़ के अंदर उनके लिए, वो तो वो उसके अंदर एडजस्ट हो गई। देखिए, वैसे भी मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी आप उनको अभी सस्ती गैस दे रहे हैं, आप उनको और फैसिलिटेशन, सस्ते लोन जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी है उसके तहत दे रहे हैं। तो ये लेकिन हमने तो देखें हमारी जो एक्सपोर्ट बेस है हमने तो उसको भी एक्सपैंड किया। हमने IT सेक्टर को जो है वो टच किया। अभी हम SME सेक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम और सेक्टर्स को भी फ़रोग करें कि वो एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो आए। तो देखें, मैं फिर रिपीट करूंगा, जो आखिरी साल हुकूमत हमने तो ये सारा जो पूरी ये टेन्योर था इसके अंदर हम फायर फाइटिंग करते रहे और वो फैसले करते रहे जो पॉपुलर नहीं थे। बिजली की कीमतों को हमने रीबेस उसकी प्राइस को किया, गैस की कीमतों की प्राइस की रीबेसिंग हमने की, PDL पूरा हमने लिया। आज भी हम बिजली की प्राइसेस को रीबेस करने जा रहे हैं। तो ये वो सारे अनपॉपुलर फैसले लेकिन मीशत के लिए ठीक फैसले जो हम कर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में आप एक ऐसी ट्रांजिशन देख रहे हैं कि जब जो आने वाली केयर टेकर हुकूमत होगी वो ऑलरेडी एक IMF प्रोग्राम में होंगे। हम खाई और खड्डे नहीं खोद के जा रहे, हम माशी कह लें कि जो बरूदी सुरंगें थी जिस तरह हमें मिली हुकूमत, हम वो बिछा के नहीं जा रहे, हम तो एक डायरेक्शन सेट करके जा रहे हैं। आपकी एक्सटर्नल साइड को स्टेबिलिटी दे के जा रहे हैं। तो ये और बिल्कुल जो आने वाली हुकूमत होगी वो उसके पास पहला साल ये रिफॉर्म्स का होगा। और ये अगर ये जो विंडो है, इस विंडो के अंदर अगर हम इस इम्बैलेंस को बेहतर कर लेते हैं तो वो डायरेक्शन जो है वो ठीक होगी। और हमारे पास प्लान है कि हम इस डायरेक्शन को बेहतर करें। 13-18 में हमने ये करके दिखाया, फिस्कल डिसिप्लिन हमने करके दिखाया। हम CPEC के तहत वो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा था, फिर एक कमोडिटी साइकिल भी आया था, उसकी वजह से आखिरी साल में करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा था। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हमें जिस तरह का प्लान कि जहां हमने वो जरूरी फैसले किए और सियासी बुनियादों पे फैसले नहीं किए, हम इस मुल्क को इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत है, हम उस असल पोटेंशियल को रीच करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब, जिस तरीके से प्लान बता रहे राना एहसान साहब, अब आपके नज़दीक एक अच्छी बात हुई है जिससे डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई हुई। आप क्या समझते हैं कि ये जब हुकूमत जाएगी, निगरान हुकूमत आएगी,
उसी निगरान हुकूमत की मुद्दत के दौरान मज़ीद इक़दामात भी किए जाएंगे। तो वहाँ पे मईशत को स्टेबल देख रहे हैं इसी तरीके से जिस तरह की ये छोड़ के जाएगी, इससे बेहतर देख रहे हैं या इससे अबतर हो जाएगी? देखो जी, बेहतरी देख रहे हैं। जैसे राना साहब ने कहा है कि हमने गड्ढे नहीं खोदने, गड्ढे फिल करके जाने हैं, तो ये बड़ी अच्छी रवायत कायम करके जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल के जा रहे हैं और पॉलिसियां दे के जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो पॉलिसी जो है वो जो पाकिस्तान हुकूमत ने अभी दी है, मैं समझता हूँ उस पर हम समझने के या तो कोशिश नहीं कर रहे या उसको हमें यकीन नहीं आ रहा। जो कि हमारा बड़ा मनसूबा है, ये 112 अरब डॉलर की कोई आम मनसूबा नहीं है, इसमें आर्मी चीफ मुलव्वस हुआ है और उसको फैसिलिटेशन का दर्जा दिया गया और स्पेशल काउंसिल बनाई गई है। तो ये इंशाल्लाह, इसमें आपको याद होगा 6 महीने पहले हमारे 22 बिलियनियर 22 खानदान है जो बड़े मशहूर हैं, वो जो आर्मी चीफ से मिले और उन्होंने उनको से बताया कि बाहर मिडिल ईस्ट जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, लाइफ स्टॉक में, IT में, और यहाँ बड़ा पोटेंशियल है और इसको हम इससे फ़ायदा उठाएं। और लेकिन उनकी डिमांड ये है कि आर्मी हमें गारंटी दे, आर्मी अम्ब्रेला दे, 1 विंडो ऑपरेशन हो, और ये हम जाके तो वो उसी की देखो ना, आज भी इजलास हुए जैसे मैंने बताया, तो उस पर वर्किंग होगी। और ये मैं समझता हूँ हुकूमत चाहती है कि जब जो आए तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी लेके आए, और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा। इसी तरह CPEC है, जैसे चाइना के सफीर ने कहा है कि SN इकबाल एक CPEC हीरो करार दिया और मिस्टर CPEC का खिताब दिया, जिसका मतलब चाइना खुश है पाकिस्तान से। और सेकंड फेज जो शुरू होने वाले 60 अरब डॉलर का, ये बहुत बड़ा मनसूबा है। तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छी हैं और इस पर अमल इंशाल्लाह ये हुकूमत चाहती है कि हम इसके दरवाजे खोल के जाएं, जो बंद दरवाजे बंद उनको खोला जाए और पाकिस्तान बाहर से जो डॉलर की सप्लाई हो बहाल हो, और इस तरह मेन पावर एक्सपोर्ट करें या एक्सपोर्ट के बगैर, वाकई वैल्यू एडेड के बगैर, प्रोडक्शन के बगैर, ज़राअत के बगैर हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ये इसमें कोई शुबा नहीं है। कोई भी मुल्क अगर वो प्रोडक्शन में, वैल्यू एडेड में नहीं आता है तो वो तरक्की के ख्वाब देखने ही छोड़ दे। तो हमें ये तरक्की अगर देखनी, सिंगापुर की मिसाल हमारे सामने, एक छोटा सा कंट्री है ना, उसके पास ज़मीन है ना आबादी है, लेकिन वो 70 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 72 डॉलर की GDP है। हमारा 1582 GDP, हमें शर्म आनी आती है ये फिगर पढ़ के। बांग्लादेश की मिसाल है। तो हुकूमत चार्टर में कानून पे भी वर्किंग कर रही है और मैं समझता हूँ बाहर के जो इन्वेस्टर है वो यही चाहते हैं कि हमें 10 से 20 साल की चार्टर इकानमी हो जिसमें हम आए, हम आकर इन्वेस्टमेंट करें। हमारे पाकिस्तानी जो है वो भी यही चाहते हैं कि एक हुकूमत आकर मायदा करती है, दूसरी आगे तोड़ के चली जाती है, तो उसका हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और इसीलिए आर्मी को इन्वॉल्व किया गया। तो ये चीज़ें अगर मैं समझता हूँ सियासत का दरवाज़ा जो है, मैशत का सियासत का इस्तेकाम होगा तो मैशत भी इस्तेकाम होगी। तो मैं जैसे शहबाज शरीफ साहब से कह दे, जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने चार्टर इकानमी किया, फिर कैद अवान पर है, फिर उन्होंने कहा, तो अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी, जाते जाते तमाम अपोजिशन लीडरों को बुलाएं और चार्टर इकानमी करके जाएं। पाकिस्तान के मैं समझते हैं सुनहरा दौर शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान की हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। ठीक, आप समझते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी से पाकिस्तान की हर शय बेहतर हो सकती है। माहिर मईशत डॉक्टर अली हसनैन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, बात हम कर रहे हैं मौशी मंजरनामे की, स्टाफ लेवल का मुआहदा हुआ, उसके बाद डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त एक माशी रोड मैप है, हमारे लिए इस जंजाल से निकलने का वे आउट है और उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए 1-1.5 साल के अंदर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? या आप ये समझते हैं कि जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ये कलील मुद्दत के लिए है और कलील मुद्दत के अरेंजमेंट में आप तवील मुद्दती फैसले नहीं कर सकते? देखिए, ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है जिसके अंदर हम अपना एक प्लान जो है उसको तरतीब दे सकते हैं। लेकिन माजरत के साथ अभी हुकूमत के अंदर कोई सीरियस प्लान छोड़ें, सीरियस एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो उस प्लान को तश्कील दे सकें। तो हमारा एक अनफॉर्चुनेट, बहुत मैं अभी तकलीफ के साथ ही कहना पड़ता है, मैं पिछले 5-7 साल के तजरियात पढ़ रहा था स्टेट बैंक के, फाइनेंस मिनिस्टर्स के और मीडिया के, और हमने एक बिल्कुल गलत तर्ज पे अपनी इकोनॉमी को चलाया जिससे एक बहुत रैपिड डीके नजर आ रहा है। और हम आप जब डे टू डे बात कर रहे होते हैं तो पहले आपको आज से 4-5 साल पहले की खबरें मिलती हैं कि ये डॉलर बड़ा नुकसान हुआ है, डॉलर 100 से 105 पर आ गया, और वो करते करते इतने रैपिड तरीके से हम यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन हमने अभी तक एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट की कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक मसला क्या है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि हमारा इमीडिएट मसला, जिस तरह आप कह रहे थे कि
हम एक सिवियर हमने रीपेमेंट्स का एक स्केड्यूल अपने लिए दोनों जमातों ने, दोनों हुकूमतों ने एक आप कह लें हमें एक जगह पे ले आए जहां हमने एक सिवियर अमाउंट ऑफ डॉलर्स वापस करने अगले 3 साल के अंदर, जिसमें तकरीबन रफली 25 बिलियन आपने हर साल अदा करने। वो अदायगी जो है वो 2 तरह से आ सकती है। एक ये कि आप ट्रेड अपना जो ट्रेड बैलेंस है उसको पॉजिटिव करें, यानी कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, इम्पोर्ट कम कर रहे हो। वो शॉर्ट टर्म के अंदर पहले साल में तो नहीं हो सकता, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर उसको करना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। नंबर 2 ये कि हम इन्वेस्टमेंट्स को इतना तेज़ी से बढ़ा लें कि हम एक आप कह लें जब इन्वेस्टमेंट आती है तो क्योंकि लोग डॉलर्स में भेज रहे होते हैं आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आती है तो वो आपको थोड़ा एक आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको ठीक करती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, सो इन्वेस्टमेंट पहले आ सकती है, ट्रेड बैलेंस बाद में ठीक होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट को भी ठीक करने के लिए आपको एक ऐसा प्लान डिज़ाइन करना है। और अगर आप 25 बिलियन डॉलर, आप कह लें 10 बिलियन 15 बिलियन डॉलर साल की तवक्को रख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो वो एक हिस्टोरिक आप कह लें रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे तो आएंगी। उस पर सवाल ये बनता है कि बैरूनी सरमायाकारी अगर पाकिस्तान के अंदर मंगवाना है तो क्या स्ट्रक्चरिंग की बात करनी पड़ेगी अपने क्रेडिटर्स के साथ कि हमें वो एक प्लान ऐसा दें। लेकिन मैं डॉक्टर साहब उस पर सवाल ये बनता है कि अगर दाए पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को लेके आना है तो क्या आइडियल सिचुएशन है सरमायाकार यहाँ पे आए तो उनका एतमाद उनका बहाल हो। अगर वो एतमाद बहाल नहीं होता, बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान आने से गुरेज करते हैं, तो फिर जवाज क्या बनाया जाएगा? इसी पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। सेवदास ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये जो गैर मुस्तहकम पाकिस्तान की सूरत हाल है, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे हमें उतार चढ़ाव माशी अशारियों में देखने को मिलता है, इससे बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब किया जा सकता है ये सिस्टम दिखा के, या अपने सिस्टम को तब्दील करके फिर उन्हें बुलाया जा सकता है। राना एहसान साहब, अगर देखा जाए बैरूनी सरमायाकार बहुत से पाकिस्तान में आए, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज आईं, यहाँ पे काम करती रहीं, कुछ ने दहाइयों काम किया और कुछ ही अरसे में वापस चली गईं। उनका यहाँ पे काम करने का स्टाइल जो था वो बैनुल-अक़वामी सतह का था, लेकिन यहाँ पे कुछ देसी तरीके से काम करने वाले थे। किक बैक्स की सूरत में पैसे मांगे जाते हैं, बहुत सी और रुकावटें। हमें अपने पहले मॉडल को सेट करके फिर बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करना चाहिए, या पहले सरमायाकारी लानी चाहिए और फिर मॉडल बनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि प्राइवेट सेक्टर से तो इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। सीपेक के तहत अभी इन्वेस्टमेंट आई और उसमें भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी भी हमारी कोशिश रही कि हम G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का कानून बनाएं और बाकी ये जो GCC ममालिक हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। यहाँ तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज़, इंटर गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के जो है डिलेज़, उनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से डिलेज़, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन की वजह से डिलेज़ की वजह से वो भी रियलाइज़ नहीं हो सकी। उसके लिए हमने ये SIFC बनाया है, जो काउंसिल बना है, फैसिलिटेशन काउंसिल, कि कम से कम जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान आना चाहती है, हम उसकी फैसिलिटेशन उसको एक्सपेडाइट करें। बाकी आगे चलते हुए प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इस मुल्क से टेररिज्म को बिल्कुल खात्मा करना पड़ेगा, आपको इसको एक टॉलरेंट सोसाइटी बनाना होगा और फिर आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो इम्प्रूव करना होगा। ये सारे वो इक़दाम हैं जो आप करेंगे, वो माहौल आप देंगे कि यहाँ आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें। हमारी जो 13 से 18 की हुकूमत थी, हमने वो माहौल बनाने की कोशिश की, इस मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म किया, जो अंधेरे थे 16-16 घंटे के उनको ख़त्म किया, जो गैस की लोड शेडिंग थी उसके लिए LNG के टर्मिनल लगाए। अगला स्टेप ये था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती, लेकिन वो हम डीरेल हो गए। आने वाले टाइम के अंदर अभी ये जो इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने SIFC का, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का है और फिर अगर हमें मौका मिलता है तो हम ज़रूर जो हमारा प्लान 13-18 के बाद का था उसको हम
इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करें, इस मुल्क के अंदर जो है प्राइवेट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें, तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी तो तभी हमारा जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, जहां आपने ट्रेड इम्बैलेंस को दुरुस्त करना ही करना है, वहां आपके पास दूसरा टूल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, लेकिन उसके लिए आपको वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल आपको देना होगा कि जहां एक प्राइवेट इन्वेस्टर सिक्योर फील करे। और ये जो एक आजकल जो लोकल बिजनेसमैन है वो एक जिहाद कर रहा होता है, सरकारी इदारों से लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है, एक के बाद दूसरा इदारा उसको तंग करने आ जाता है। इन चीज़ों को हमें रिजॉल्व करेंगे तो ये मुमकिन होगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, तजारती खसारे की बात हो रही है उसको ठीक करने की, ये जो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है वो मई के आखिर तक 26 खरब 50 अरब था, वो तकरीबन 11 माह में 3 खरब 93 रुपए रहा है, जो तकरीबन 18% बनता है। ये पावर सेक्टर के अंदर इस्लाहात लाने के दावे बहुत सी हुकूमतें करती रही हैं, बहुत से अदवार में होते रहे। यहां पे बेहतरी और पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखें, ये मैं इससे एक स्टेप अगर पीछे ले सकूं तो अभी राना ज़ाल साहब ने फरमाया कि 2013 से 17 तक एक बेहतर तर्ज में इकॉनमी चल रही थी। मैं इससे सख्त गैर मुत्तफिक हूँ, इसलिए कि ये बात दुरुस्त है कि इंस्टेबिलिटी, चाहे वो टेररिज्म की तरफ से आए, चाहे वो एनर्जी की तरफ से आए, चाहे वो पॉलिटिकल आए, उससे एक नुकसान तो होता है। लेकिन बुनियादी सतह पर इनकी उस दौर की हुकूमत ने अपनी जो एक्सटर्नल सेक्टर की पॉलिसी थी वो गलत रखी हुई थी। उसके ऊपर स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको ऑन रिकॉर्ड है ये बात कहना, IMF के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, बाहर की मुख्तलिफ डेट रेटिंग एजेंसीज ने ये बातें प्रिडिक्ट की थी जो हुई उसके बाद। और अगर आप उस वक्त का एक्सपोर्ट टू GDP रेशो देखें तो वो 13% से 8% तक 5 साल के अंदर आया। ये इतनी बुनियादी बात है, और आई एम श्योर कि राना साहब इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि जब आप एक डॉलर को एक जगह पर 100 रुपए पर आप रखते हैं तो आप इकोनॉमी के अंदर, जिसको हम रिलेटिव प्राइस कहते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि आप इंपोर्ट्स को कदरे सस्ता कर देते हैं और एक्सपोर्ट्स को कदरे महंगा कर देते हैं। तो उसका एक बिल्कुल आप कह लें जिस तरह फिजिक्स के अंदर ग्रेविटी होती है कि पानी ऊपर से नीचे आता है, इसी तरह इकोनॉमी के अंदर आप अगर अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू करेंगे तो उससे एक्सपोर्ट्स घटेंगी और इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। और ये इतना स्टेटिस्टिकली क्लियर हमारे पास डेटा है इसका कि इसके ऊपर कोई दूसरी मेरे कम अज कम एक कह लें अपनी नाकिस जो एक कह लें स्टडी है उसके मुताबिक इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। हाँ, अब इसको मैनेज किस तरह करना है कि आप बल्कि दूसरा अगर मुल्कों को देखें तो उन्होंने अपनी करेंसी को डी वैल्यू ज्यादा करके रखा, आर्टिफिशियली डी वैल्यू किया, ताकि जब आप एक्सपोर्ट शुरू करते हैं तो उससे एक एक्सटर्नल ट्रेड जब होता है तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आगे आने में इनके लिए मेरे नजदीक एज अ सॉर्ट ऑफ एज एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट से बाहर बैठकर अगर मैं जब देखता हूँ तो मेरे नजदीक ये बहुत अहम है कि नून लीग के अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो कि आपने एक्सटर्नल सेक्टर को किस तरह चलाना है। उसके लिए हो सकता है आपको की जो पर्सनल है उनको थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना पड़े। और जिस तरह आप फरमा रहे हैं, मेरे नजदीक जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है ये एक बैंडेड है एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम के ऊपर, इसलिए कि जब तक आप फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक आपने जो टैक्सेशन की वजह से आपने डोमेस्टिक ओरिएंटेड अपनी इकोनॉमी को बनाया हुआ है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट पे लैक ऑफ टैक्सेस है, आपकी सर्विसेज पे लैक ऑफ, एग्रीकल्चर के ऊपर लैक ऑफ टैक्सेस है, तो उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को जो आप प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिस तरह की हमारी कार इंडस्ट्री है, दीगर और इंडस्ट्रीज हैं, वो प्रोटेक्शन खत्म नहीं करेंगे, तो मसला ये होगा कि जब आप स्पेशल इस तरह जो जिसको ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कह रहे हैं, जिस तरह वो अल्टीमेटली बिजनेसेस काम कर रहे होंगे और उन बिजनेसेस में चले आपकी राय आई इसमें क्लोजिंग कमेंट्स चाहिए मुझे राना एहसान साहब लॉन्ग टर्म हमें नुकसान पहुंचाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे अमल के ऊपर जो उन्होंने कहा है और जो राय दी है? नहीं, देखें, सबसे पहले तो 13-18 के ऊपर नंबर एक आपका कमोडिटीज़ की कीमतें दुनिया भर में गिर रही थी, तो उस वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं भी गिर रही थी। और देखें, तब एक
एक और क्राइसिस था, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने के इम्कानात ही नहीं थे क्योंकि आपका एक मैसिव एनर्जी शॉर्टफॉल था, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ सोचता भी नहीं था। हमने उस गैप को फिल किया, अगर वो ना करते तो एक्सपोर्ट्स तो वैसे भी कभी नहीं बढ़नी थी। तो एनर्जी यूटिलिटी साइड पे गैस की शॉर्टेजेस शुरू हो गई थी, हमने एलएनजी का टर्मिनल लगाया, फिर दहशतगर्दी बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं जिस मुल्क में 2400 बम फट रहा हो एक साल के अंदर, तो वो चीज़ें हमने सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया। देखें दूसरी बात ये कि एक्सटर्नल साइड के ऊपर आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था पहले 3 सालों में तो वो 2-4 अरब डॉलर का था, जो कि इतना बड़ा नहीं था, और आपके रिजर्व्स वो कैपेबिलिटी रखते थे कि आप उनको कवर कर लेते। आखिरी 2 सालों में 12 अरब और 19 अरब का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, लेकिन वो आपके जो सीपेक रिलेटेड इंपोर्ट्स थी वो कंटिन्यू नहीं करना था लॉन्ग टर्म। और ठीक है, आपका मैं नहीं सपोर्ट करता कि आप डॉलर को जो है रुपए की कीमत को आप होल्ड रखें, उसको आपको किसी हद तक मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना होता है, और वो लेकिन पहले 3 साल पे तो प्रेशर ही नहीं था। तो हमारे ये चैलेंजेस थे जो हमने कवर किए। हम इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन आप वो कैसे कर सकते हैं कि अगर आपके लोड शेडिंग 18 घंटे हो, तो ये चीज़ें पहले कवर होनी चाहिए थी। हमने वो प्लेटफॉर्म रखा जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जा सकता था, हमने वो प्लेटफॉर्म रखा जो दहशतगर्दी को ख़त्म करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जा सकता था। तो ये बड़े चैलेंजेस थे जो हमने कवर किए। ये कवर होने के बाद ही आप सोच सकते हैं कि आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, अगर अब भी चैलेंजेस हैं तो उन चैलेंजेस पर अबूर हासिल करने के लिए, उनको कवर करने के लिए, उनका सामना करने के लिए हम क्या किए जाते हैं, और वो जो इकदाम हो रहे हैं वो देर पा भी हैं या नहीं हैं, और उसके असरात अवाम तक क्या पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, डॉक्टर अली इसनैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।